हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्नैपशॉट बुक का 7th चैप्टर कवर कर रहे हैं और 7th चैप्टर इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जो कि घाट ऑफ द ओनली वर्ड है वो आपके कोर्स में इस बार नहीं है, और चैप्टर नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी वो भी इस बार नहीं आ रहा है। तो ये जो 7th चैप्टर है बर्थ, ये आपकी स्नैपशॉट बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। In this excerpt from the Citadel, Andrew mentioned newly out of medical school has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim। तो सिटाडेल क्या स्टूडेंट? सिटाडेल एक नावल है जो एजे क्रोनिन ने लिखा था 1937 में, और ये जो नावल था वो मेडिकल एथिक्स के ऊपर लिखा गया था। तो ये जो स्टोरी है वो उसी का एक पार्ट है जिसमें एंड्रू मेंशन जो कि अभी नए मेडिकल स्कूल से पास आउट हुए हैं, अभी डॉक्टर बने हैं, और वो अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस एक डॉक्टर एडवर्ड पेज होते हैं वहाँ पर उनके असिस्टेंट के रूप में शुरू कर देते हैं। जो ब्लेनली एक छोटा सा टाउन है जो कि फेमस है अपनी माइनिंग के लिए, जहाँ से कोयले वगैरह की खदानें होती हैं, वो माइनिंग के लिए फेमस है। और एक जो सिटी है वो वेल्स का है, वेल्स कंट्री में है। एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन, और जब वो अपनी एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग स्पेंड करके, एक निराशा भरी इवनिंग स्पेंड करके लौट रहे हैं क्रिस्टीन के साथ। क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, क्रिस्टीन वो लड़की है जिससे वो प्यार करते हैं। ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, उनकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जो और उनकी वाइफ जिनकी शादी करीब 20 साल पहले हुई है, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, वे अब अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्स्ट बेबी की बर्थ होने वाली है। तो जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, उसमें जो सिटाडेल एक नॉवेल था जो एजे क्रोनिन ने लिखा था, उसमें बताया है कि एक ब्लेनली नाम का छोटा सा एक टाउन था जो वेल्स कंट्री में है, जिसे यूके भी कहा जाता है। तो वहाँ पर वो नए अभी मेडिकल से पास आउट हुए हैं, अभी उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, और वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और जब वो वापस लौटते हैं अपने घर, अपनी अपार्टमेंट पे, तो उनकी मुलाकात जो मॉर्गन नाम के एक ट्रेलर से होती है जो कि माइनिंग में ही काम करता है। उनकी वाइफ और उनकी शादी को करीब 20 साल का टाइम निकल गया है, लेकिन अभी तक कोई उनकी बेबी नहीं है, और उनके यहाँ अब पहले बेबी की, फर्स्ट बेबी की बर्थ होने वाली है। सो शुरू करते हैं चैप्टर। दो इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन एंड्रू रीच्ड बैंगलोर, जबकि करीब आधी रात के आसपास का समय हो गया था जब एंड्रू ब्रेंगवर पहुँचे। ब्रेंगवर वो अपार्टमेंट जहाँ पर वो रहते थे। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, उन्होंने जो मॉर्गन को अपना इंतजार करते हुए पाया। वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, जो मॉर्गन जो कि क्या कर रहे थे, वो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में वॉक कर रहे थे सर्जरी से लेके जो एंट्रेंस था हाउस का वहाँ तक। तो वो चहलकदमी कर रहे थे स्टेप्स के साथ। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर एंड्रू को देखा तो उस बर्ली ड्रिलर के चेहरे पर एक रिलीफ का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो बर्ली का मतलब होता है स्टूडेंट एक मजबूत कदकाठी का इंसान, और ड्रिलर जो माइन में काम करते हैं, जो कोयले वगैरह खदान में काम करते हैं, उन्हें ड्रिलर कहा जाता है। तो जैसे ही वो दिखता है तो उसके चेहरे पर एक रिलीफ आ जाता है। ही सेज ए डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, कि डॉक्टर मुझे आपको देखकर खुशी हुई। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पिछले एक घंटे से इधर उधर टहल रहा हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ। द मिसेस वांट्स ये, मिसेस मतलब वाइफ, तो वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को आपकी ज़रूरत है। बिफोर टाइम टू, समय से पहले ही। तो उनका कहने का मतलब है कि उनके यहाँ घर में जो उनकी वाइफ है उनको टाइम से पहले ही डिलीवरी होने वाली है, तो उन्हें अभी आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। एंड्रू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, एंड्रू ने बहुत जल्दी अपने आप को रिकॉल किया जिन अफेयर्स में, जिन टेंशन में वो अपने आप को रखे हुए थे, उनसे अपने आप को बाहर निकाला। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और उन्होंने मॉर्गन से कहा वेट करने के लिए। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपने घर के अंदर गया
अपना टूल किट बैग लाने के लिए, जिसमें डॉक्टर्स अपनी मेडिसिन रखते हैं, सिरिंज रखते हैं, बाकी के सारे टूल्स रखते हैं, तो वो बैग लाने के लिए अंदर गया। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, और तब वे दोनों ब्लेना टेरेस नंबर 12 हाउस की तरफ चल दिए। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप, जो रात की सर्द हवा थी वो बहुत ठंडी थी। डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और कई सारे रहस्यों से भरी हुई थी। तो जब बहुत सारी ठंडी हवा चलती है ठंड के टाइम में, तो जब चारों तरफ खामोशी होती है तो ऐसा लगता है जैसे ये मिस्टीरियस सी कोई नाइट है, तो ऐसा ही वहाँ पर हो रहा था। यूजुअली सो परसेप्टिव, अक्सर जो एंड्रयू थे वो परसेप्टिव हुआ करते थे, बहुत अटेंटिव हुआ करते थे। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, लेकिन अब एंड्रयू क्या महसूस करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को निराश, हैरान, परेशान और लिस्टलेस महसूस किया। बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने थका हुआ सा महसूस किया, क्योंकि उनकी अभी अभी एक इवनिंग बहुत ख़राब चली गई थी। हो सकता था कि उनकी शायद अपनी बिलव्ड क्रिस्टीन के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। He had no premonition that this night call would prove unusual. उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ये जो नाइट कॉल है, जो जिस ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बाहर जाना है, वो उनके लिए अनयूजुअल साबित हो सकती है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, और इनके बावजूद ये उनके पूरे के पूरे फ्यूचर को ब्लेनली में डिसाइड करने वाली है। तो ये जो नाइट कॉल थी, जहाँ उन्हें जो मॉर्गन के साथ उनकी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए जाना था, डिलीवरी के लिए जाना था, तो उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा था ही नहीं कि ये जो नाइट है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है, उनके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, देन जो ड्रू अप शॉट। दोनों लोग चुपचाप चलते रहे जब तक कि वो उस मकान नंबर 12 पर ब्लेना टेरेस में नहीं पहुंच गए, तभी जो मॉर्गन बाहर रुक गई। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ से उसकी टेंशन का पता चलता था। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, जो मॉर्गन ने कहा। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम, अंदर जाने पर एक छोटा सा नैरो, एक सकरा सा स्टेयर केस था, सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर छोटे से बेडरूम तक ले जाती थी। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, रूम जो था, बेडरूम जो था, क्लीन था, साफ़ सुथरा था, लेकिन उसकी जो फर्निशिंग थी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। तो उसका रीज़न ये है कि जो मॉर्गन था वो एक ड्रिलर था, मीन्स एक लेबरर था, और उन लेबरर की ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो अपने घर के अंदर ज़्यादा साज सजावट वो नहीं कर सकते, इसलिए जो रूम था वो पुअरली फर्निश्ड था। एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प, और उसके अंदर केवल एक ऑयल लैम्प की रोशनी थी। हियर मिसेज मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर वुमेन ऑफ नियरली 70, और यहाँ पर मिसेज मॉर्गन की मदर थी, जो अभी बेबी का बर्थ होने वाला था, उसकी वुड बी नानी थी, जो वहाँ पर थी। एक टॉल लेडी थी, ग्रे हेयर वाली, और उनकी एज करीब 70 ईयर्स के आसपास रही होगी। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, और वहाँ पर एक मिडवाइफ भी थी। मिडवाइफ जिसे हम दाई कहते हैं, जो हेल्प करती है डिलीवरी में, तो वहाँ पर एक स्टाउट मजबूत कद काठी की, थोड़ी सी एल्डरली, मतलब थोड़ी उम्र ज़्यादा थी उसकी, एक लेडी थी। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, जो पेशेंट के पास ही बैठकर वेट कर रहे थे। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और जैसे ही एंड्रयू कमरे के अंदर दाखिल हुए, कमरे के अंदर एंटर हुए, तो उन्हें वो देख रहे थे, और उनके एक्सप्रेशंस को वो रीड करने की, उनके एक्सप्रेशंस को वो देख रहे थे कि वो इस समय एंड्रयू क्या सोच रहे होंगे। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैस सेड द फॉर्मर क्विकली। फॉर्मर का मतलब होता है जो बाद में, जिसके बारे में बताया गया है, बाद में बताया गया है मिडवाइफ के बारे में, उनसे पहले बताया गया है मिसेज मॉर्गन की मदर के बारे में। तो पहली वाली लेडी ने कहा कि मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ डॉक्टर। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज्ड देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। और उसने देखा कि जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत सारी उसने लाइफ देख रखी थी, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो बहुत ज़्यादा वाइज थी, बुद्धिमान थी। उसने इस बात को रियलाइज़ कर लिया था कि अभी भी यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं आया है। तो उसे इस बात का डर था कि कहीं डॉक्टर उस केस को छोड़कर चले न जाएं, ये कह करके कि वो बाद में आके फिर देख लेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर एंड्रयू को इसीलिए चाय ऑफर की। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे,
तो डॉक्टर एंड्रयू ने कहा कि माँ डरिए नहीं, मैं भागूंगा नहीं। फ्रेड यहाँ पे एफ्रेड के लिए यूज़ हुआ है। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। नीचे किचन में उतरने पर उन्होंने वो चाय पी जो उस लेडी ने बना के दी थी। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home। और तभी उन्होंने इन सबको महसूस किया कि अगर वो अपने घर वापस चले भी गए तो 1 घंटे की भी नींद वो नहीं ले पाएंगे, 1 घंटे भी वो सो नहीं पाएंगे। He knew too, वो ये भी जानते थे that the case here would demand all his attention, कि यहाँ पर जो केस है, जो ट्रीटमेंट होने वाला है, जिस बच्चे की बर्थ होने वाली है, इस केस को उनके पूरे अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was here। और उनके ऊपर एक कर्तव्य बोध की भावना हावी हो गई और उन्होंने वहाँ पर जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, बेबी की बर्थ ठीक से नहीं हो जाती, तब तक वहाँ रहने का उसने डिसीजन लिया। An hour later he went upstairs again। 1 घंटे के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के फिर से गए। Noted the progress made, और जो कुछ भी प्रोग्रेस हुई थी उसको उन्होंने नोट डाउन किया, चेक किया। And came down once more, और एक बार नीचे फिर से उतरकर किचन में आ गए। Sat by the kitchen fire, और किचन में जो आग जल रही थी उसके नज़दीक उसके पास बैठ गए। He was still except for the rustle, it was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock। और किचन के अंदर केवल अंगीठी में चटकने वाले कोयलों की आवाज़ और दीवार पर जो वॉल क्लॉक टंगी हुई थी उसके टिक टॉक की आवाज़ के अलावा और कोई साउंड उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि रूम के अंदर, किचन के अंदर पूरी तरीके से खामोशी थी, साइलेंस था। नो देयर वाज एनदर साउंड, नहीं, एक साउंड और भी था। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। मिस्टर मॉर्गन के जो पैरों की आवाज़ थी, जो भी बाहर गली में चहलकदमी कर रहे थे, वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे टेंशन में, उनके पैरों के आवाज़ें भी अंदर सुनाई दे रही थी। द ओल्ड वोमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस। जो ओल्ड वोमेन थी, जो उनकी एकदम अपोजिट साइड में बैठी हुई थी, उनके सामने बैठी हुई थी, उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। क्वाइट मोशनलेस, वो बहुत ज़्यादा एकदम स्टिल्ड थी, उसके अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, और उसकी जो आँखें थी वो एक तरह से एलिव थी, मतलब चौकन्नी थी, और वो जो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे बहुत ज़्यादा वो वाइज हो। प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, और वो जानबूझकर उसके फेस से अपनी आंखों को नहीं हटा रही थी। तो इसका मतलब है कि वो एंड्रयू के एक्सप्रेशंस को वॉच कर रही थी और उसे इस बात का डर था कि कहीं डॉक्टर एंड्रयू केस को छोड़कर चले न जाए, और ये कह कर के कि अभी तो वेटिंग करनी पड़ेगी, भी टाइम है डिलीवरी होने में, वो बाद में आके फिर देख लेंगे। तो इसलिए वो लेडी उनको बार बार देखे जा रही थी। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly। उनके जो थॉट्स थे, डॉक्टर एंड्रयू के जो थॉट्स थे बहुत ज़्यादा हैवी थे, कन्फ्यूज्ड थे, कन्फ्यूजन से भरे हुए थे, मडल्ड, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले थे, टेंशन वाले थे। और द एपिसोड, जो एपिसोड उन्होंने अभी अभी कार्डिफ स्टेशन पर देखा था, वो उन्हें अभी भी हैरान परेशान किए जा रहा था। तो हो सकता है कार्डिफ स्टेशन पर उनके साथ जो क्रिस्टीन, जो उनकी बिलव्ड थी, उनके साथ किसी तरह की कोई कहासुनी हो गई हो, कोई टेंशन हो गई हो, झगड़ा हो सकता है। तो जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उसकी वजह से डॉक्टर एंड्रयू के जो थॉट्स थे बहुत ज़्यादा टेंशन से भरे हुए थे। ही थॉट ऑफ ब्रैम्वेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली। उसने ब्रैम्वेल के बारे में सोचा। ब्रैम्वेल जो कि एक लेडी से, एक महिला से बहुत बेवकूफ़ी की हालत तक डिवोटेड था, समर्पित था, जो उसे जानबूझकर चीट कर रही थी। तो ये उसकी वाइफ थी जो उसे धोखा दे रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड था। ऑफ एडवर्ड पेज, फिर उसने एडवर्ड पेज के बारे में सोचा। बाउंड टू द स्रेविस ब्लडविन ऑफ डैनी, जो कि डैनी में रहने वाली स्रेविस ब्लडविन के साथ में बाउंड अप थे, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। लेकिन लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, लेकिन अपनी वाइफ से अलग होकर वो बहुत ही अनहैप्पी लाइफ लीड कर रहे थे। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमल फेलियर्स। उसकी जो रीज़न थी, उनके जो दिमाग था, वो ये उन्हें बता रहा था कि ये जो सभी शादियां थीं वो बुरी तरीके से फेल हो गई थी। तो यहाँ पर जो एंड्रयू थे, कई बहुत सारी चीज़ों को वो सोच रहे थे और बहुत सारी टेंशन में थे। और टेंशन का रीज़न हो सकता है कि उनकी बिलव्ड के साथ जो उनकी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग हुई थी तो उसकी वजह से हो। तो उन्होंने फिर वो शादियों के बारे में सोचा। पहले उन्होंने ब्रैम्वेल की शादी के बारे में सोचा
कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें चीट करती है। फिर उन्होंने एडवर्ड पेज, जिनके अंडर में वो असिस्टेंटशिप कर रहे थे, जिनके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बारे में सोचा कि उनकी वाइफ से अलग रहकर वो बहुत ही अनहैप्पीली रह रहे हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि ये सारी जो शादियाँ थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। और ये कंक्लूजन था कि जो अब उनकी हालत थी डॉक्टर एंड्रयू की, वो सोचकर एक तरह से उन्हें कपकपी सी छा गई थी। मतलब वो और ज़्यादा वो सिहर गए थे, टेंशन में और आ गए थे। ही विश्ड टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट। और उन्होंने इस बात को विश किया था, वो जानते थे, उन्होंने सोचा था कि जो मैरिजेज होती हैं वो आइडियलिक स्टेट में होती है। मैरिजेज एक बहुत ही आइडियल होती हैं, लोग इसमें खुश रहते हैं, ऐसा उनका विचार था। यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम। और ये बिल्कुल उनके साथ होता भी, अगर इन फेलियर को वो समझते भी, अगर वो इससे पहले क्रिस्टीन से ना मिलते। हर आइज़ शाइनिंग टुवार्ड्स हिम। क्रिस्टीन की जो आंखें हैं उनकी तरफ शाइन करती हैं, उन्हें देख के चमक जाती हैं, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है। एडमिटेड टू अदर कंक्लूजन। और इसके बाद उन्होंने किसी और कंक्लूजन को एडमिट नहीं किया। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट। और उनके डाउटिंग माइंड, दिमाग कह रहा था कि शादियाँ फेल हो जाती हैं, लेकिन उनका जो ओवरफ्लोइंग हार्ट था, जो क्रिस्टीन के प्यार से भरा हुआ था, वो उन्हें इनके बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज। जिन्होंने उन्हें डॉक्टर एंड्रयू को कन्फ्यूज कर दिया था और थोड़ा टेंशन में डाल दिया था। ही लेट हिज चिंक सिंक अपॉन हिज चेस्ट। उसने अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट के ऊपर टिका दिया। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स। अपने पैरों को फैला दिया। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। और वो बहुत एकाग्रता के साथ में आग की तरफ घूरने लगे। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग। इस पोस्चर में, इस तरीके से काफ़ी देर तक रहे। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन। और उनके जो थॉट्स थे, उनके विचार थे, वो क्रिस्टीन से भरे हुए थे, क्रिस्टीन के विचारों में से भरे हुए थे। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम। और तभी वो अपनी एक तरह से ख्यालों से जागे जब उनके सामने जो अपोजिट साइड में जो ओल्ड वुमन बैठी हुई थी, मिसेस मॉर्गन की जो मदर बैठी हुई थी, जब उन्होंने उनसे कुछ कहा। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। लेकिन जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी, उनके जो मेडिटेशन थे, उनके जो विचार थे, वो अलग ही डायरेक्शन में चल रहे थे, वो अलग ही तरह की बातें सोच रही थी। उन्होंने कहा, सुसैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। तो उन्होंने कहा कि सुसैन यानी कि उनकी बेटी ने कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म न दिया जाए अगर ये क्लोरोफॉर्म बेबी को नुकसान पहुंचाए तो। शी इज़ ऑफल सेट अपॉन दिस चाइल्ड। डॉक्टर बेस्ट, उन्होंने कहा कि वो इस बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इस बच्चे से लेके बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं। हर ओल्ड आईज वार्म्ड एट अ सडन थॉट। उनकी बूढ़ी आंखों में भी अचानक से आया हुआ एक थॉट था, उससे चमक आ गई। शी एडेड इन अ लो टोन। उन्होंने हल्की आवाज़ में अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, वी ऑल आर आई फैंसी, कि जबकि हम सभी भी इस बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, कि हम जब चाहते हैं कि ये बच्चा सही सलामत से दुनिया में आ जाए। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। उन्होंने, डॉक्टर एंड्रयू ने एक एफर्ट के साथ, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तो उन ख्यालों से अपने आप को कलेक्ट किया, अपने दिमाग को बाहर निकाला। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली। और उन्होंने बहुत काइंड होते हुए, बहुत विनम्रता से कहा कि एनेस्थीसिया से, बेहोश करने वाली दवा से कोई नुकसान नहीं होगा। दे विल बी ऑल राइट, वे ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। अब ऊपर से नर्स की आवाज़ सुनाई दी, उसने आवाज़ लगाई। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक। एंड्रयू ने घड़ी की तरफ देखा। विच नाउ शोड 3:30, जिसमें अब 3:30 बजे दिखाई दे रहे थे, तो रात के 3:30 बजे का टाइम हो गया था। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। वो उठा, वे उठे और बेडरूम की तरफ गए। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। और उन्होंने अब परसीव किया, ये ऑब्जर्व किया कि अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, डिलीवरी का टाइम आ गया। एन आर एलेप्स्ड, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल। ये बहुत लंबा और स्ट्रगल से भरा हुआ घंटा था, बहुत उसे उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डाउन स्टेट पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस। और जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़कियों के ऊपर पड़ी, बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन बच्चा कैसा पैदा हुआ? लाइफलेस, बेजानदार पैदा हुआ।